देखो सुनो ध्यान से, कल वाली क्लास में क्या समझाया मैंने? जब मैं कल वाली क्लास समझा रहा था, मैंने उत्तराखंड के नेशनल पार्क को समझाते समझाते मैंने तो समझाया क्यों पर जरूरी है, ये सिर्फ सोल्यूशन है। मैंने तो समझाया राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य ये सिर्फ सोल्यूशन हल है। वो समझ में आया बात? या अगर वो क्लास नहीं देख सकते, इस क्लास को देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम, क्योंकि तुम अपनी जैव विविधता के प्रति संवेदनशील ही नहीं हो सकते यार। समझ नहीं बात है? कैसे पता करोगे तुम क्यों जरूरी है? तो जैव विविधता कितनी जरूरी हो वो बताया तुम्हें मैंने पिछली वाली क्लास में समझाया। जैव विविधता क्या हो? जैव विविधता को हम दो भागों में बांट कर पढ़ो। एक तो पढ़ेंगे दुनिया में जितने भी पौधे और दुनिया में जितने भी जंतु, पौधे और जंतु दोनों को मिलाकर हमारी जैव विविधता बनेगी। बायोडाइवर्सिटी बोल रहे जिससे बायोडाइवर्सिटी कितनी जरूरी हो वो पिछली वाली क्लास में देख के ही पता लगेगा तुम। समझ नहीं बात है? कैसे हमारी बायोडाइवर्सिटी किस तरह खत्म हो रही, जैव विविधता हमारी किस तरह नष्ट हो रही, कैसे डिस्ट्रॉयड होगी, वह किसने खत्म कर दिया उसे, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सब बताया मैंने। कहा ना जिस तरह मैं समझाऊंगा ना इस तरह होगा। इसमें तुम 4 लाइन कहीं बोल भी सकते हो, बता भी सकते हो, सुन भी सकते हो। समझ में आई बात है? उसमें संवेदनशीलता पैदा हो, मेरे पढ़ाने के क्रम में संवेदनशीलता पैदा होगी और बहुत जरूरी है। जुड़ता चला जाएगा सारी चीजें, ऐसा लगेगा कुछ भी अलग नहीं है। तुम किसी भी चीज को यहाँ सेपरेटेड करके नहीं पढ़ सकते। कितना कम कर दो, कितना बड़ा कर दो, कितना छोटा कर दो, ऐसा नो। तो आज हम क्या समझने वाले? कल की क्लास में हमने उत्तराखंड के 6 नेशनल पार्क देख लिए। मैंने उत्तराखंड के 6 नेशनल पार्क पढ़ाए तुम भारत के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पढ़ लेने चाहिए तुम साथ में। इसे बोलो कनेक्टिविटी, जुड़ता चला जाए। उसके बाद क्या करेंगे हम? आज राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य पढ़ेंगे। वन्य जीव विहार कहो, अभ्यारण्य कहो। अभ्यारण्य का मतलब क्या हो? कल की क्लास में बताया था तीनों में अंतर। कल की क्लास में बताया मैंने तुम्हें नेशनल पार्क क्या हो। कल की क्लास में बताया मैंने तुम्हें वन्य जीव विहार क्या हो। कल की क्लास में बताया बायोस्फीयर रिजर्व क्या हो। आज 2 चीज पढ़ने वाले। एक तो पढ़ने वाले नेशनल पार्क, हटाओ यहाँ से नेशनल। आज पढ़ने वाले राष्ट्रीय अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य ये पढ़ने वाले, और दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ने वाले। उत्तराखंड में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व, वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये हो रहा है यहाँ से नंदा देवी। सवाल क्या पूछे जाते हैं वो भी आज साथ साथ चैप्टर आज ही खत्म हो जाने वाला। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लिखवाए जाएंगे जो रटने वाले नहीं कह सकते, समझने वाले फैक्ट। समझ आई बात है? लेकिन यहाँ रटवाए सिंगल लाइनर को क्वेश्चन आगा, वो भी हम साथ साथ में कवर कर लेंगे। वन्य जीव विहार हो तो वन्य जीव विहार की कुछ खास विशेषता मैंने दोबारा फिर लिख दी। समझ नहीं बात है? वन्य जीव विहार की जो विशेषता मैंने दोबारा फिर लिख दी। आओ ध्यान से समझते हैं। वन्य जीव विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे बोलते हैं। क्या खास बात हो? पहली खास बात, जो जीव या वो पौधा भी हो सके या वो जंतु भी हो सके, अगर वो जिस स्थान पर रहता होगा उसे उसी स्थान पर बचाया जाएगा, उसे बोल लेंगे इन सिटू। इन सिटू को बोलते हैं सबस्थानीय संरक्षण। चिड़ियाघर में क्या हो यार, एक जीव को उठा के तुम यहाँ तो वहां लेके उठाएगा। तुम क्या ले आए यार? तुम ना पिंजरे के अंदर ना तुमने लाकर चित्तों को बंद कर दिया वहां से, नामीबिया से। नामीबिया कहाँ पड़ा? अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर तो नामीबिया से चित्ते ले गए मोदी जी, और यहाँ मध्य प्रदेश में लाकर छोड़ दिया कुनो नेशनल पार्क में। जब कुनो नेशनल पार्क में लाकर छोड़ दिया चित्तों को, वे चित्ते तो कुछ दिन बाद मर गए। लोग मोदी जी को गाली दे रहे, कह रहे थे ये पनौती है, जिसका हाथ लगा देंगे वही मर जाएगा। बोलना नहीं चाहिए ऐसे, सही बात है। जिसका हाथ लगा देंगे वही मर जाएगा, बिल्कुल। वो चित्ते बेचारे मर गए, उनका ध्यान ही रखा गया। मेहमान थे हमारे में, मर गए नहीं, मार दिया गया। मर्डर, ये खुलेआम मर्डर है, अपने मेहमान का मर्डर है वो। समझने की बात है? ध्यान नहीं रखा हमने, उनका मार दिया उन चित्तों को। याद आएगी? जैव विविधता का नुकसान जैव विविधता का, यही तो पौधे और जंतु दोनों को मिलाकर हमारी जैव विविधता बनती है। अब सवाल है वन्य जीव अभ्यारण्य क्या हो, इसकी क्या क्या विशेषता। मैंने कहा उन चित्तों को हम कहां से कहां ले गए? यहां ले गए। इसका मतलब किसी प्रजाति का जो संरक्षण हो रहा है ना, वो बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स-सिटू से बोलते हैं। एक्स-सिटू समझ नहीं बात है? किताब में लिखी हुई एक एक चीज को समझना आसान नहीं है। जो तुम्हारे पास किताब है मार्केट में सर्कुलेट हो, ये तो 2 किताबें मान लो, मुश्किल से 2 किताबें मान लो। इसके अंदर तो यूं सोचो, इन किताबों के अंदर जो लिखा हुआ, यह किताब किसी ने लिखी होगी, वो मेरे जैसा इंसान ही होगा नहीं होगा। दूसरी जो किताब होगी वो भी किसी ने लिखी होगी, मेरे जैसा इंसान ही होगा। मैं इन दोनों तो ऊपर क्यों नहीं हो सकता? तुम इन दोनों किताबों में लिखी बात को कैसे वेरीफाई कर सको? मैं नहीं मानता ऐसा। ठीक है, मैं टाइम मिलता हूं तो किताब पूरी छाप दूंगा उत्तराखंड की, पढ़ते रोज आएगा। कमी आना इसमें कुछ, समझ में आई बात है? इस बात को समझो, बात समझ में आई है? कर ही सकते, क्यों भी कर सकते। अपने खुद के विचारों में जब तक मौलिकता नहीं आती ना, उसे पढ़ाई ही नहीं माना जा सकता। पढ़ाई भाई हो जो तुम एक चीज बताई, तुम 4 चीज सोचना शुरू कर दो, उसी चीज को हम पढ़ाई कहते हैं। ये क्या है? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है? ये पढ़ाई है। टाइम पास है पढ़ाई के साथ ही हो, फिर वो बोरियत पैदा हो जाएगी। वह ऐसी बोरियत नहीं करनी बिल्कुल भी। पढ़ाई करनी तो तमीज से करनी, पूरे के पूरे। देख सैकड़ों मैसेज पढ़े ना मुझे, सैकड़ों। आज ही सुबह मेरी क्लास बैठ कर बच्चे लाइब्रेरी में 3 बजे देख रहे हैं रात को उठ कर, कि आपकी क्लास पर तो ध्यान नहीं हटता बिल्कुल भी। एक बार आप बोल लेंगे, अगली बार नहीं पता क्या बोल दोगे। तुम्हें पता क्या बोलने वाले? तुम कुछ घंटे का बता, तुम कुछ नहीं बता। तुम इतने सालों के पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं बता। तुम चलो देख लो,
सुनो ध्यान से अच्छे तरीके। तो ये जो वन्य जीव विहार है ना, विहार कहते हैं स्थान को। विहार नहीं आयो, विहार स्थान, रहने का स्थान। अभ्यारण्य, अभ्य का क्या मतलब हो, अभय, जहां किसी के भय न हो। किसको, जीव को। जो जीव जहां रह रहा है ना उसको किसी का भय नहीं होना चाहिए। एक ऐसा स्थान बनाओ यार, बचाना पड़ेगा तुम उस जीव को, पौधे को बचाना पड़ेगा तुम। ठीक, पहली खास बात यह सबस्थानीय संरक्षण है। चलो भी बात सही है। सवाल पूछा जा सका, हाँ पूछा जा सका, क्यों नहीं पूछा जा सकता। वन्य जीव विहार क्या है, सबस्थानीय संरक्षण। जीव जहां है, जीव मतलब या पौधा भी कह दो, पौधे की प्रजाति कह दो, जीव की प्रजाति कह दो, जिस स्थान पर आती है उस स्थान में बचाना होगा। नहीं लाना नामी भी चित्ते, वहीं बचाओ नामी भी अभी उन्हें लागे। यह संरक्षित क्षेत्र किसी विशेष प्रजाति से संबंधित होता है। यह संरक्षित क्षेत्र है, ये किसी विशेष प्रजाति से संबंधित होगा। वह विशेष प्रजाति पौधों की हो सके, जंतुओं की हो सके, वो जानवर भी हो सके, कोई वो बाघ भी हो सके। उसी स्थान में बचाओ सर, कहां लेके जा रहे हो उसे उठा के जाकर। समझ की बात यार। तुमने कहा है कि जो हमारे कस्तूरी मर्ग, हाँ सर जी कस्तूरी मर्ग, इस कस्तूरी मर्ग को ना, जो कस्तूरी मर्ग डिलीट होता चला जा रहा है, गया हो, बचाओ इसे। तो पिथौरागढ़ के अंदर घुस गए हम जाकर, पिथौरागढ़ के अंदर गए हम अस्कोट वन्य जीव विहार में। हम ना वहां उनके प्रजनन के लिए, ताकि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके, कम न हो जाए इनकी संख्या, ताकि वहां के घास को समाप्त करा जा सके। घास ही तो खागा हो कस्तूरी मर्ग। अगर घास की संख्या ज्यादा बढ़ेगी तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। हमारा जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है ना, जो हमारे पारिस्थितिकी का संतुलन वो बिगड़ जाएगा। जरूरी, इसके लिए हमने सेंटर बनाया। समझ नहीं बात यार, संरक्षण केंद्र बनाया उसका पिथौरागढ़ में। क्यों, कस्तूरी मर्ग के लिए। किसके लिए, कस्तूरी मर्ग नहीं जानते क्या, हिरण का बच्चा, हिरण ही हो। टाइगर रिजर्व, अब सुन लो ये क्या हो, वन्य जीव विहार में क्या क्या आएंगे, जितने भी टाइगर रिजर्व। अभी वर्तमान समय हमारे कितने टाइगर रिजर्व पता तुम, कितने टाइगर रिजर्व हमारे पास, 53 टाइगर रिजर्व। सबसे ज्यादा एमपी में टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व, बाघ अभ्यारण्य कहते हैं ना, बाघ अभ्यारण्य कहते हैं। बाघ के रहने का स्थान, बाघ जीव नहीं है, किसी पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी के रहने का स्थान, पक्षी जीव नहीं है। तो जो पक्षी अभ्यारण्य को हो, बाघ अभ्यारण्य को हो, या फिर कोई भी चीज हो जो अभ्यारण्य है ना, जैसे पौधे का हो सके और जंतुओं का हो सके, तो समझ जाओ वो हमारे वन्य जीव विहार के अंदर या अभ्यारण्य के अंतर्गत ही आगा। मगरमच्छ का भी हो सका, क्यों नहीं हो सकता। मगरमच्छ अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, ये इसी चीज का तो पार्ट है। समझ में आएगी बात यार। 53 टाइगर रिजर्व। सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या बताओ कहां सी, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। नहीं, कब से सबसे ज्यादा टाइगर कहां रह रहे, मध्य प्रदेश में। ठीक, सर्च कर लो अगर गलत भी होगा तो। यहां देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, इसकी खास बात क्या हो वन्य जीव विहार की। वन्य जीव विहार की खास बात हो, जहां नेशनल पार्क हो वहां पर्यटन की अनुमति हो। हाँ, कुछ किताबें मिलेगी यहाँ पर्यटन की अनुमति हो, कुछ किताबें मिलेगी यहाँ पर्यटन की अनुमति नहीं होती। यहाँ पर्यटन की अनुमति हो, समझ बात। कुछ किताबों में लिखा हुआ और कुछ किताबों में लिखा पर्यटन की अनुमति नहीं होती। यहाँ से मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीव का रहने का स्थान, समझ बात यार। अलग अलग किताबें पढ़ोगे पता है, यहाँ पर्यटन की अनुमति नहीं देनी चाहिए यार। जीव के रहने के लिए स्थान हो, क्यों मारोगे क्या जाएगा वहां से। ये पर्यटन वाले सबको नहीं बताया क्या करें जो घूमने जाए वहां से। सीमित मानव गतिविधियां, यहाँ नेशनल पार्क में की अपेक्षा यहाँ कुछ छोटी मोटी छूट दे दी जा। नेशनल पार्क में बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, छोटी छोटी छूट है। जैसे छोटे वन उत्पाद, जो वहाँ के आसपास के लोग होंगे, हमें लकड़ी लेने जाते होंगे, उन्हें अपना घर नहीं चलाना, चूल्हा नहीं जलाएंगे, वहाँ तो गैस सिलेंडर भी नहीं है, तो मैं वहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य में जाकर लकड़ी तोड़ कर लाकर अपना घर चला सकते हैं। छोटो ना, नेशनल पार्क में नहीं कर सकता है, याद रखना बात है। उसके बाद पता है कटाई की अनुमति है, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, घास चराई कर सकते हैं। घास नहीं काट कर नेशनल पार्क में घुस जाइए, सही फॉरेस्ट गार्ड वाले पकड़ लेंगे और तुम क्या करो, फॉरेस्ट गार्ड फार्म भरो, ये तो भरो और क्या करो। अब सवाल है और क्या खास बात हो वन्य जीव विहार की। वन्य जीव विहार की खास बात पता क्या हो, उसका क्षेत्रफल 0.61 से लेकर 78 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में होगा। जहां नेशनल पार्क 3100 किलोमीटर के आसपास का होगा, नेशनल पार्क छोटा होगा, ये काफी बड़ा हो वन्य जीव विहार। और वो निर्भर करो उसका आकार कितना छोटा कितना बड़ा हो सके। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो काफी बड़ा हो, 5700 कुछ किलोमीटर का हो बायोस्फीयर रिजर्व, किलोमीटर स्क्वायर एरिया का। अब वन्य जीव विहार पूरे भारत में ही होंगे, हाँ पूरे भारत में ही। टोटल बता दो कितने होंगे, टोटल है 567 वर्तमान समय में 2023 के डेटा के अनुसार। गूगल पर चेक करोगे 567, किसी पेपर में उन्होंने पूछने का 567 कितने, मैं बता रहा हूँ, पता होना चाहिए मोटे मोटे तौर पर कितने, समझ बात है। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य बोल दो, IUCN का डेटा आयो। IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ 1948 में संस्था बनी थी, पूरी दुनिया में काम करे संस्था। यही बताओ, सारा डाटा कलेक्ट करके रखा है, रेड डेटा बुक भी जारी करे है। यही बताओ सारी जीव के बारे में, पौधे के बारे में, इसके बारे में सर्च करो। नाम देखो क्या है, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय, यूनियन कंजर्वेशन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, प्रकृति संरक्षण संघ, प्रकृति को संरक्षित करना, प्रकृति को बचाना। प्रकृति में क्या आगा, पेड़ पौधे जीव आगा,
तो उनके बारे में जानकारी देने का काम इसका IUCN क्या हो। और IUCN की कब बनी थी? 1948 में। एक पेपर में सन पूछा हुआ, जो मेरी बात है ना वो पूरी सीधे डायरेक्ट पेपर में रिफ्लेक्ट करेगी। IUCN का काम हो प्रकृति के अंदर पौधों की और जो हो जानवरों के बारे में जानकारी प्रदान करना, उससे संबंधित आंकड़े पेश करना। यह संस्था कब बनी थी? 1948 में बनी थी। इसका भी मैंने एक पूरा क्लास लिया था पहले, समझ में बात है IUCN का। तो 567 के आसपास पक्षी अभ्यारण्य हमारे यहाँ से। प्रोजेक्ट टाइगर 53 टोटल। सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कहाँ से? MP में। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब बाघ अभ्यारण्य। बाघ अभ्यारण्य। सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा तुमसे कहां से? तो महाराष्ट्र में। सही बात है। टाइगर सबसे ज्यादा पूछा तो कहां से? मध्य प्रदेश में। अगर सबसे ज्यादा पूछो वन्य जीव अभ्यारण्य कहां से? अब वन्य जीव में हो सका मगरमच्छ का भी हो सकता पक्षी का भी हो सका। तो वन्य जीव अभ्यारण्य बड़ी चीज है, उसके अंदर आओ प्रोजेक्ट टाइगर, उसके अंदर बाघ अभ्यारण्य, समझ बाघ संरक्षित क्षेत्र, समझ में बात है। मगरमच्छ अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, तो समझ में आई बात। अगर तुमसे पूछा सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां से? महाराष्ट्र में 49 के आसपास। समझ में बात। सबसे ज्यादा जो अभ्यारण्य है वो कहां से? ये बताओ कहां से? महाराष्ट्र का 49 के आसपास। 11 तो नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। 11 कितने? सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा? सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो कौन सा? भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य कहां पड़ा? गुजरात में। गुजरात का जिला कौन सा? कच्छ। कच्छ सबसे बड़ा जिला, और पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला भी वही है। पता तुम्हें सबसे बड़ा जिला कौन सा पूरे भारत में? कच्छ ही तो। कच्छ गुजरात के अंदर, जहां दलदल पाई जा, रेंगने वाले जीव पाए जा, वहां से BSF के जवान इतने दलदल में 10 का ड्यूटी देवे कभी कभी, तो वहां से मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात है। आगे बढ़ते थोड़ा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये तो अभ्यारण्य की बात होगी। ये तो आपने अभ्यारण्य बता दिया क्या हो वन्य जीव अभ्यारण्य। जरा ये बताओ अभ्यारण्य है तो सवाल कैसे पूछेगा? जमाना बदल गया, वक्त बदल गया, सवाल पूछो अभ्यारण्य के संदर्भ में, वन्य जीव विहार के संदर्भ में या वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये स्टाइल है आजकल के सवाल का पूछने का। पहला स्टेटमेंट, वन्य जीव अभ्यारण्य में पर्यटन की अनुमति होती है। सही है गलत है बात? यह बात सही है गलत है? पर्यटन की अनुमति होती है, छूट दे दी, समझाओ, कोई दिक्कत नहीं, यस लगाना तुम्हें इस पर। दूसरा स्टेटमेंट, वन्य जीव, सुन लो, वन्य जीव विहार में, वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान की अनुमति होती है। वैज्ञानिक अनुसंधान की अनुमति होती है। रैपट लग गया नहीं, जब वहाँ पर्यटन की अनुमति दे देगा तो साइंटिस्ट रिसर्च करने हाथ नहीं आ सकते। इतने भी कॉमन सेंस नहीं काम करता। मतलब घूमने जा सका, कोई देश के अंदर अच्छा काम करा वो नहीं करना है। महान मूर्ति मम्मी हम भी जा रहे टूटन हो, जा रहे ट्यूशन हो, यही तो दिक्कत है। एक और स्टेटमेंट बनाता हूँ वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में। वन्य जीव अभ्यारण्य, सुन लो ध्यान लगाकर, वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तराखंड में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या 10 से कम है। 10 तक कमी है, 7 ही है टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य। ऐसे स्टेटमेंट पूछो, देखना पढ़ रखा क्या पढ़ रखा है उसने। समझ आई बात है? चलो अब हम एक काम करो, ये बाहर के छोड़ दो, बाहर के कितने अभ्यारण्य क्या। अच्छा बताओ, बाघ अभ्यारण्य भी तो इसके अंतर्गत ही आएंगे, यस और नो? अरे भाई ये उत्तराखंड हमारे पास, इस उत्तराखंड के अंदर जितने भी अभ्यारण्य वन्य जीव विहार वो सारे मैंने मैप में लोकेट कर दिए। मेहनत करी रात को 2 बजे उठकर, मैंने रात को 2 बजे इसमें पिरो रहा था, पिरोने का काम कर रहा था सब। मैंने सोचा लिख ही देता हूँ। चलो इससे क्या बेनिफिट होगा, जब भी तुम पेपर देने जाओगे ना, तुम आराम से बड़े प्यार के साथ देखना पड़ेगा, बार बार इसी चीज को देखो, उसका सन भी याद हो जा। कौन सा पेपर में सवाल कितनी बार आया बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। चलो पहले नंबर का देखो, पहले नंबर वाले का नाम है गोविंद वन्य जीव विहार। यह राज्य का सबसे पहला वन्य जीव विहार, गोविंद वन्य जीव विहार 1955 में बना था। कब बना था? 1955। राज्य का पहला वन्य जीव विहार 1955 बना था, गोविंद वन्य जीव विहार। याद रही बात? याद रही? गोविंद वन्य जीव विहार। ये कौन सा जिला उत्तराखंड में? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के अंदर पड़ेगा गोविंद वन्य जीव विहार। इसकी कुछ खास बात, पहली खास बात 1955 बना था, सबसे पहला देश आजाद होगा था हमारा 1955 बना था गोविंद वन्य जीव विहार। उस टाइम पर हम यूपी का हिस्सा हुआ करते थे। यह राज्य का पहला वन्य जीव विहार। चलो ये भी सही है। इसने लेपर्ड है ना, दाढ़ी वाले गिद्ध भी मिलते हैं, इसमें लेपर्ड भी मिलते हैं। लेपर्ड किसे बोलते हैं? तेंदुओं को। तेंदुओं को बोलते हैं नहीं, तेंदुए मिलते हैं यहाँ से जो बर्फ में रहते हैं। स्नो लेपर्ड, जो बर्फ में रहने वाले तेंदुए ना, वे मिलते हैं यहाँ से। दाढ़ी वाले गिद्ध भी मिलते हैं। फोटो दिखाओ तुमने दाढ़ी वाले गिद्ध का। गिद्ध नहीं देखा तुमने? कैसे हो, गिद्ध तो देखे ही होंगे। दाढ़ी वाले गिद्ध भी मिलते हैं यहाँ से। जंगली कुत्ता भी मिलता है यहाँ से, जंगली बिल्ली भी मिलते हैं यहाँ से। कितना इंपॉर्टेंट एरिया, अगर तुम इसकी संवेदनशीलता समझनी है ना, कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। अभी तो मैं बताता हूँ कितना इंपॉर्टेंट एरिया है, क्या क्या मिलता है यहाँ से गोविंद वन्य जीव विहार में। गुलदार मिलता है। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ इनके नाम, पेपर में पूछ रहा ना, हाँ मैं क्यों बता रहा हूँ उनके नाम, सुन लो क्या क्या मिला। देखो यहाँ क्या क्या मिला, भरल, काकड़, भालू, सांबर, सेही,
जानवर और मोनाल, फिंटेज, कलीज, चकोर आदि के नाम पहली बार सुनने होंगे, पहली बार सुनने होंगे। एक बात बताओ, अगर एक इतने नाम मैंने बोल के बताए हैं, ये तो पेपर में पूछे नहीं जाने के, हाँ सर पूछे नहीं जाने के, तो बोल के क्यों बता रहे, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे, फिर वही बीमारी आ गई। इतने सारे जानवर जब एक साथ एक जगह रह रहे तो वन में रहने वाले जीवों का स्थान होगा नहीं होगा, हो तो इसे बनाऊंगा नहीं, खाली स्थान को तुम्हारे घर को और 4-5 पड़ोसियों को मिलाकर वन्य जीव विहार घोषित करूंगा, वहां जानवर रहा या इंसान रहा वहां से, या तो मुझे तो लग रहा है तुम्हारा गांव ही वन्य जीव विहार घोषित करना पड़ेगा मुझे हाँ इंसान लगते ही नहीं। चुप हो जाओ, पता लग गया तुम्हारा गांव मुझे क्या घोषित करना पड़ेगा, वन्य जीव विहार। आदमी रहते हैं यहाँ से, एक दूसरे को देखकर ठंडे ही नहीं है, तो इंसान है, ये इंसान है क्या है, नहीं कहना चाहिए किस तरह को, कौन मैं बिल्कुल अलग हूं और मैं बाहर रहता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं। इसने लेपर्ड का मतलब तेंदुए, हिम तेंदुए, बर्फ वाले तेंदुए, दाढ़ी वाले गिद्ध भी रहते हैं। चलो सवाल क्या पूछेगा, ये पूछेगा उत्तराखंड का पहला वन्य जीव विहार कौन सा है, गोविंद वन्य जीव विहार। किंगे पड़ता है, किंगे पड़ता है, इंगे पड़ता है, अरे यहाँ नहीं पड़ता गए हो, कहां से, उत्तरकाशी में साफ मैप में दिखाई दे रहा है, ठीक है, भूल मत जाना, गोविंद वन्य जीव विहार उत्तरकाशी में, इसलिए मैप बनवाया बार देखने पर, ऐसा किसी किताब बनी है, सही बात है, इसे थोड़ी खुद मेहनत करनी पड़े, वो बताया ना मैंने तुम, दोनों की दोनों किताब फैल, 2-3 किताब मार्केट में पॉपुलर हो, जब भी मैं पहली बार वाली किताब छापूंगा तुरंत तेजी के साथ पॉपुलर होगी, वहां समझ गई बात है। दूसरे नंबर पर जाओ, क्या होगा मैंने लेने की, केदार वन्यजीव विहार दूसरे नंबर का, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार केदार वन्यजीव विहार। और केदार वन्यजीव विहार की पता क्या खास बात, आओ समझते हैं। देखो रुद्रप्रयाग नहीं आयो, रुद्रप्रयाग, बीच में चमोली नहीं दिखाई दे रहा है, क्या है ये, क्या है रुद्रप्रयाग, ये क्या है चमोली, कितने जिलों में फैला हुआ है, 2। केदार वन्य जीव विहार 1972 में बनाया गया था। इस पूरे एरिया के अंदर भी इससे भी डेंजरस जीव रहते हैं, जैसे इस एरिया में डेंजरस जीव रहते हैं ना, तो सरकार ने सोचा, इंदिरा गांधी की सरकार ने, चलो पर्यावरण मंत्रालय को सलाह दी, एडवाइस दी, एक काम करो, इस पूरे एरिया में बहुत ज्यादा जानवर रहते हैं, इस एरिया में चाहो तार बाड़े लगाओ और लगाने के बाद पाबंदी लगा दो, कोई अंदर एंट्री नहीं मारना चाहिए, जीवों का रहने का स्थान है वो, ठीक, यहाँ जीव बिना भय के रहना चाहिए। तुम ये क्या करते, पोचिंग करते हैं, पोचिंग का मतलब शिकार होता है यहाँ से यार, ये काजल जैसे जहां वहां जाकर ना जो हिरण को पकड़ कर मारकर लाकर उसका टांग को उसका मीट बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, गलत बात है, सही बात, इनके जैसे आदमी। तो रुद्रप्रयाग और चमोली के अंदर ये 2 जिले ऐसे थे, इसके पूरे एरिया के अंदर 2 जिलों में फैला हुआ है। केदार वन्य जीव विहार पूछा जा, केदार वन्य जीव विहार 1972 में इस पूरे एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया या संरक्षित क्षेत्र, कौन सा संरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव विहार, नाम क्या रखा है, नाम रखा है केदार वन्य जीव विहार। क्यों, क्योंकि यहाँ केदारखंड वाला इलाका पूरा का पूरा राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। ये सुन लो, इसका तो क्षेत्रफल पेपर में पूछा हुआ, सबका क्षेत्रफल नहीं याद करे करते, जो सबसे बड़ा उसका क्षेत्रफल याद करना, जो सबसे छोटा उसका क्षेत्रफल याद करना। सबसे बड़े वाले का नाम बताओ कितना, केदार वन्य जीव विहार। कब बनाया, 1972 में। सर हाँ सर, 1972 में तो एक एक्ट पारित हुआ था, एक बहुत बड़ा कानून बनाया था, वो पूरे देश में बनाया था, जरा उसका नाम बता दो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WP एक्ट बोल लो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कितने अनुसूचियां उसमें, 4। अब जो 4 होगी ना, पहले कितने अनुसूचियां थी उसमें, 6। 2022 में उस कानून में संशोधन कर दिया गया और 6 की अनुसूचियों को 4 में कन्वर्ट कर दिया गया। बात समझ आएगी, जो मैंने बताया ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, कई बार पेपर में पूछ लिया, सीधा क्वेश्चन पूछो उठाकर कि देश में कानून, सबसे बड़ा कानून पर्यावरण के लिए कब बनाया गया था, यो कानून था वन में रहने वाले जीवों को बचाने के लिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। पता लग चुका, तभी उसी टाइम पे जाकर इसके अंदर, क्यों कोई खास जीव है यहाँ से, नहीं खास जीव तो है नहीं इसके अंदर, ये ऐसे ही जीव है जैसे यहाँ इस एरिया में जीवित है, सारे जीव मिलेंगे यहाँ से। 957.20 किलोमीटर स्क्वायर एरिया याद रखना, 2 जिलों में फैला हुआ। तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर का बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, नाम है अस्कोट वन्य जीव विहार। 1986 और 1986 वही साल जब देश के अंदर पर्यावरण को संरक्षण के लिए, वन्य जीव के संरक्षण के लिए नहीं, पर्यावरण के संरक्षण के लिए सबसे बड़ा कानून बनाया गया था। उसका नाम था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था पर्यावरण मंत्रालय। ये भी पेपर में पूछा हुआ सवाल,
1985 में बना पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री बना दी। जब हम किसी मुद्दे को लेकर पूरी मिनिस्ट्री बना दो, उसका एक मिनिस्टर बना दो, मंत्री बना दो, पर्यावरण मंत्री बना दिया हमने। 1985 से पहले कोई पर्यावरण मंत्री नहीं आता, समझ नहीं बात है। तो पर्यावरण मंत्री बना दिया, इसका मतलब सरकार उस चीज को लेकर बहुत सीरियस है। यानी 1985 के बाद हम सीरियस हो गए। 86 में हमने एक कानून बनाया पूरे देश के अंदर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया, उसी साल हम ना इस पूरे एरिया को पिथौरागढ़ के अंदर अस्कोट वन्य जीव विहार घोषित कर दिया कि कहा इस एरिया के अंदर जब कोई एंट्री नहीं मानने का, ये जीव का रहने का स्थान है, भागो यहाँ तक। इस पूरे एरिया में तार बैठ लगा दी और फॉरेस्टर गार्ड की जो सिपाही है चारों तरफ खड़े कर दिए, जाओ बेटा भागो। जब भी वन्य जीव विहार बनेगा तभी फॉरेस्टर गार्ड की भर्ती निकलेगी तुरंत। सही नहीं समझेगा? तो एक काम कर दो, अगर फॉरेस्टर गार्ड की भर्ती निकालनी तो 5-6 वन्य जीव विहार बना दो। मतलब यही तो इतनी बात होता समझ में नहीं आई। अस्कोट वन्य जीव विहार 1986, यहां सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए, जहां 67 के आसपास, 67 के आसपास। परीक्षा बनने की किताब देख रहा था, उसमें 67 लिखा हुआ। हो सकता है इनकी संख्या ज्यादा हो, किसी पेपर में नहीं पूछे जाने की, बस इतना पूछा जाएगा। अस्कोट वन्य जीव विहार कहां पड़ा? ये पड़ता पिथौरागढ़ के अंदर। मैप में साफ सुनमक दिखाई दे रहा है, मैप के अंदर कैसा दिखाई दे रहा है? याद रही बात है? चलो 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 86 में सर्वाधिक वन्य जीव, सर्वाधिक कस्तूरी मृग यहीं पाया जा रहा। कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग क्या खाओ? घास, घास खाओ। और तुम क्या खाओ? यहाँ मेरा दिमाग खाओ। समझ आई बात है? पहला भी होगा, क्लिक कर दिया। दूसरे भी होगा, क्लिक कर दिया। तीसरे भी होगा, क्लिक कर दिया। चौथे नंबर पे जाते हैं, चौथे नंबर पर सोना नदी वन्य जीव विहार। आ जाओ पौड़ी गढ़वाल के अंदर, योरा पौड़ी गढ़वाल, योरा पूरा का पूरा एरिया। इस पौड़ी गढ़वाल के अंदर सोना नदी वन्य जीव विहार। सोना नदी होगी? हाँ सर है तो सोना नदी। तो ये भी पूछ लगा सोना नदी क्या है भाई? तो छोटा सा सवाल बन गया। सोना नदी वन्य जीव विहार 1987 में, एक साल बाद तुरंत ये बना दिया गया। यहाँ से यहाँ ना इसकी खास बात क्या है, यहाँ सोना नदी बह और सोना नदी पौड़ी गढ़वाल में, एक तो याद रखना, सोना नदी वन्य जीव विहार 1987 में। और यहाँ सघन वन पाए जा, बड़े बड़े शीशम के बहुत बड़े बड़े पेड़ पाए जा, चीड़ के बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष पाए जा। पूरा कंकड़ पत्थर वाला एरिया पूरा का पूरा। इस पूरे एरिया में यहाँ भी बहुत अत्यधिक मात्रा में जीव रहते हैं। और जब जीव रहते हैं ना, कभी कभी तो हरिद्वार में एंट्री मार जाते हैं। ये देखो एरिया का पूरा हरिद्वार के रास्ते में इनका आना जाना यहाँ लगा रहा है। समझ नहीं बात है? एक बार मैं कार लेकर गुजर रहा था इधर तो ही, समझ पौड़ी वाले रास्ते से, तो मेरे सामने समझो पूरा का पूरा हाथियों का पूरा झुंड गुजरा है। मैंने अपनी कार रोक ली, मैंने कहा कभी पता लग रहा है मेरी कार में लात मार दें। सही बात है, ठीक। हाँ मैं था और एक मेरी फ्रेंड थी और एक मेरा दोस्त था, 3 जने थे हम। सुनो ध्यान तो सुनो 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 सुनो। कहाँ गए? अच्छा यहाँ से यहाँ एंट्री मार रहे थे इस पूरे एरिया में। हाँ इनका आना जाना लगा रहा है। समझ नहीं बात है? पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार में आना जाना लगा रहा है इनके मित्र, इनके हाथियों के, शेरों के, इनके मित्र कुछ इधर भी रहा। इनकी दावत होने जब इनके पहुँचते रहे हैं। हाँ जिक्र तुम नाश्ता पानी करो किसी का, तीसरे नाश्ता पानी कर रहे। तो सरकार ने सोचा एक काम करते हैं, इनका ना कुछ एक प्रोटेक्टेड एरिया बना देते हैं, संरक्षित क्षेत्र बना देते हैं। तो सरकार ने सोचा 1987 में, 1987 में इंदिरा गांधी तो जा चुकी थी। कौन आ चुके थे? राजीव गांधी आ चुके थे। राजीव गांधी की सरकार ने सोचा पर्यावरण मंत्रालय सरहदी बैठा है, काम करो इस एरिया को ना प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दो। सोना नदी वन्य जीव विहार, कुछ नाम तो मिला नहीं, वहां सोना नदी गुजर रही थी, उसी के नाम पर नाम रख दिया। भाई मेरे नाम पर नाम रख देते, सही बात है। सोना, ये तो मेरा ही नाम है। वाह ये तो मेरा ही नाम है, मुझे पता भी नहीं चला यार। सोना, क्योंकि सोनू का अर्थ क्या हो? सोना। सोना नदी वन्य जीव विहार, ठीक। अच्छा वो नहीं है बाबू सोना, वो दूसरा हो नदी सोना वन्य जीव विहार। समझ में एक बात नहीं आता। एक तो हो बेबी, क्या हो? एक हो बाबू, ये क्या है कॉन्सेप्ट? अच्छा बाबू, एक हो सोना। मुझे नहीं बता दो जरा, सोनू सोना यार क्या हो रहा है? मुझे बता इन दोनों तीनों में क्या अंतर हो? बेबी किसे बोला जा? लड़की बोला लड़के बोला जा? पता ही नहीं यार। बाबू किसे बोला जा? बाबू नहीं, मैंने सुना है लड़की को तो बोला जाए बाबू बाबू बाबू, लड़की को बोला उल्टा पूछा उसमें, लड़की को बोला जा बेबी। नहीं लड़की को नहीं बेबी बोला जा, बेबी लड़की को बोला लड़के को बोला जा। पता नहीं क्या तुम यार, क्या है यार? चुप जाओ, मेरे चैप्टर छूट रहे हैं, मुझे पता नहीं। नहीं अगर देखो कितने हो गए? सोना वन्य जीव विहार होगा, नेक्स्ट 4 हो गए, 5वें चलो। विंसर वन्य जीव विहार, विंसर पड़ता है हमारे पास, ये नैनीताल नहीं आया। ये क्या है हमारे पास? उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा नहीं आया। उसके ऊपर क्या है?
ये क्या है, नैनीताल है नहीं है, इसके ऊपर अल्मोड़ा है नहीं है, ये सर नो, क्या नाम है उसका, विंसर। अच्छा विंसर का मतलब पता क्या हो, चेक कर लूँ एक बार, विंसर, विंसर ऊपर करना यार, नींद में बना दिया होगा इसको। विंसर अल्मोड़ा के अंदर पड़ता है, याद रखना बात है। हेलो मैम प्लीज, अल्मोड़ा को हम ताम्र नगरी के नाम से जानते हैं, तांबे की पूरी नगरी पाई जाओ अल्मोड़ा के अंदर, याद रखना बात है। नाम देखो, विंसर वन्यजीव विहार। और विंसर वन्यजीव विहार की खास बात क्या है, बताओ विंसर वन्यजीव क्या खास बात। यो ना विंसर वन्यजीव विहार, इसका क्षेत्रफल 47 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा ही एरिया। विंसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा के अंदर पड़ा, पहली खास बात याद रखनी, क्या नाम हो, विंसर वन्यजीव, याद आएगी बात है। 1988 में बनाया गया था सर, कब बनाया गया था, देखा एक साल बाद किस तरह बंदे चले जा रहे हैं। 1988 में कितनों के, 5 के बाद छठा जाओ मंसूरी पर, अपने मंसूरी पर, मसूरी ये तो जाना दूंगा, सही बात है, ट्रेनिंग सेंटर ये तो लबासाना वाला। अच्छा यहाँ देख लो, ये मंसूरी वन्यजीव विहार, मसूरी वन्यजीव विहार 1993 में बनाया गया, ठीक। इसका क्षेत्रफल केवल 11 किलोमीटर स्क्वायर है, पूरे उत्तराखंड का सबसे छोटा यही है मसूरी वन्यजीव विहार, सबसे छोटा। अगर वन्यजीव विहार पूछ तो ये समझ जाओ 11 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया, बस इतना। जैसे यहाँ से लेकर रुड़की, जैसे हमारे घर से लेकर रुड़की, इस पूरे एरिया को मिलाकर 11 किलोमीटर का, 11 किलोमीटर इधर, 11 किलोमीटर इधर, 11 किलोमीटर का पूरा एरिया। इस 11 किलोमीटर के एरिया, मैंने मैं यहाँ खड़ा हुआ ना, इस 11 किलोमीटर की चारों तरफ 11 किलोमीटर के एरिया में घूम जाओ, ये पूरा क्षेत्र, इतना बड़ा एरिया मंसूरी के, मंसूरी वन्यजीव विहार सबसे छोटा। तो दो पक्का याद रखने, एक तो सबसे बड़े वाला, एक सबसे छोटा वाला। सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा केदार वन्यजीव विहार, कब बना था, 1972, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, 957.20। सबसे छोटा कौन सा, मंसूरी वन्यजीव विहार, क्षेत्रफल कितना, 11 किलोमीटर स्क्वायर, 11 किलोमीटर स्क्वायर, सबसे छोटा। हो गया तक, लास्ट का नाम नंदौर, नंदौर वन्यजीव विहार। चंपावत नहीं दिखा दे रहा है, ये नैनीताल नहीं है, ये हमारे पास ये उधम सिंह नगर नहीं है, उधम सिंह नगर में नहीं पड़ता, लेकिन उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर पड़ा, बिल्कुल सही बात है। ये चंपावत नहीं है, कुछ छोटा सा एरिया, चंपावत में भी चला जा इसका। नंदौर नाम है, नंदौर, डंगर ढोल नहीं, नंदौर पूरा का। लेकिन ज्यादा एरिया पड़ा कहां से, नैनीताल में, नंदौर का कहां पड़ेगा, नैनीताल और चंपावत में, समझ नहीं बात। तो नंदौर वन्यजीव विहार ये 2012 में बना, इसके बाद उत्तराखंड में अब तक कोई वन्यजीव विहार नहीं बना तो अपडेट करके लिख लो, क्यों मेरी खोपड़ी खराब कर रहे हो, जब भी चेक कर लो गूगल पे जाकर बना होगा तो। मुझे तो अभी यही मिला, समझ में आई बात है। नंदौर वन्यजीव विहार, ठीक, 2012 में बना, कब बना, 2012, कई बार पूछा गया। तो कितने बता दिए मैंने तुमको, 7। अब सातों के सातों में तुमसे पूछने वाला हूँ, किसी की भी कोई भी विशेषता पूछ सकता हूँ अभी। अब सातों के सातों दिमाग में, ठीक है, नागिन की तरह बसा लो, नागिन की तरह, अभी कुछ नहीं लिखना, फटाफट कुछ भी पूछ सकता हूँ, अभी पूछूंगा, रैंडमली पूछूंगा। चलो बात ना करो, नेक्स्ट देखो। अब हम पढ़ने वाले बायोस्फीयर रिजर्व क्या हो, इसे कहते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव माने होता है जीव, मंडल में आते हैं जोन, क्षेत्र, आरक्षित कोई नहीं घुसने का इसमें, अक्षेत्र तुमको पता ही लग चुका, सही बात है। इसका मतलब बायो का मतलब क्या हो, जैव, स्पेयर पूरा एरिया, रिजर्व आरक्षित क्षेत्र, जीवों के रहने के लिए आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कितनी चीज हो, 3। पहले नंबर पर क्या हो, पहले नंबर पर नेशनल पार्क, छोटे हो। दूसरे नंबर पर वन्यजीव अभ्यारण्य, थोड़े बड़े हो। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सब इन्ने बड़े हो, किन्ने बड़े, इन्ने बड़े, आकार 5760 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर लें तो हल्के में नहीं लिया जा सकता जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, 1970 की बात बताना जा रहा हूं तुम्हें। 1968 में एक सम्मेलन हुआ था पूरी दुनिया में, यूनेस्को के अंदर एक सम्मेलन हुआ था, मीटिंग हुई थी यूएन के अंदर बैठकर। यूएन क्या है, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में फैसला लिया गया था। पता क्या फैसला लिया गया था, ये कहा था पूरी दुनिया में हम ऐसे ही आरक्षित क्षेत्र बनाएंगे
सब देश को बनाने चाहिए इस तरह के आरक्षित क्षेत्र। उसने कहा इससे क्या होगा, इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके, वहां पौधों को भी प्रोटेक्शन मिलेगा, वहां की मिट्टी को भी, वहां की जलवायु की सबको प्रोटेक्शन मिलेगा, वहां संपूर्ण चीज को अगर बचाना होगा तो तुम अपने एरिया के अंदर, अपने देश के अंदर ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित करने होंगे। वहां एक प्रोग्राम हुआ MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1917, ये पेपर में कई बार पूछा हुआ, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में देश के कोने कोने से जहां सबके पर्यावरण मंत्री पहुंचे हैं, हमारे यहाँ कोई पर्यावरण मंत्री ही नहीं आता उस टाइम पर, समझ आई बात। ये पर्यावरण मंत्री पहुंच कर आपस में बैठ कर इन्होंने मीटिंग वाटिंग करके एक पूरा प्रोग्राम तैयार कर दिया। तो तैयार करके उन्होंने कहा कि जो भी पूरी देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हम इस तरह अलग अलग देश को अपने यहाँ बहुत बड़े एरिया को, इतने तक के एरिया को समझ जाओ आरक्षित क्षेत्र घोषित करना होगा। अगर तुमने आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया तो वहां की समझ जाओ जलवायु को बचा सके, पर्यावरण को पूरे को बचाया जा सका वहां से, तो बहुत अच्छी बात है बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत बड़ा एरिया प्रोटेक्ट करना पड़ा, फिर वहां उसमें कुछ क्या हो, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा, उसमें कुछ प्रतिबंध लगाए जा, और प्रतिबंध के आधार पर मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या वहां रिस्ट्रिक्शंस हो, कैसे सवाल बनते हैं वहां से। अब होता क्या आरक्षित क्षेत्र, इसे बांट लेते हैं। एक तो हो पूरा का पूरा बीच वाला जो क्षेत्र हो, कोर क्षेत्र, कोर का मतलब मूलक क्षेत्र, उसमें कोई एंट्री नहीं मार सकता, मानव की एंट्री वहां अलाउड नहीं है। मानव वहां खड़े होकर बस क्या दूर दूर से, इसके बाहर खड़े होकर, बीच वाला जो क्षेत्र है कोर, वहां तो दूर से फोटोग्राफी कर सके, अंदर नहीं जा सकता, अंदर जानवर है वो चला गया, उन्हें टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता उन्हें जाकर, वो कोरक क्षेत्र। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होगा ना, जिस एरिया में बनाया जाएगा, तो बायोस्फीयर रिजर्व की खास बात होगी, उसके अंदर तो एक तो मूलक क्षेत्र होगा जिसे कोरक क्षेत्र बोल रहे, कोर जोन जिसे बोल रहे, उस कोर जोन में मानव की एंट्री प्रतिबंध, पूरी तरह मानव की गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित है, और मानव वहां एंट्री नहीं मार सकता। कारण क्या है, वो नुकसान पहुंचाएगा यार, वो पौधों को नुकसान पहुंचाएगा, वो वहां जाकर ना वहां वो नुकसान पहुंचाएगा वहां के जानवरों को, इसलिए प्रतिबंध करा गया। कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व, भारत के अंदर ऐसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व, और 18 में से 12 मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है, यानी हम उन्हें तो बचाएंगे, हम तो 18 को बचाएंगे, 18 के लिए पैसा खर्च करेंगे। 12 ऐसे पूरी दुनिया में जितने भी पूरी दुनिया की जो जैव विविधता को बचाने के लिए जो यूनेस्को, वो यूएन से पैसा मिलेगा, वहां से फंडिंग मिलेगी। 12 ऐसे, भारत में 18 में से 12 ऐसे जहां से फंडिंग मिलेगी, पैसा मिलेगा बाहर से, कि चलो ले भाई भारत सरकार, ले पैसा हमसे भी ले, तुम बचाओ अपने यहाँ से, यहाँ जैव विविधता ज्यादा बड़ी मात्रा में, वो बताएंगे तुम्हें कौन कौन से। 18 के नाम, उनकी लोकेशन आज नोट्स में मिल जाएगी, सब यूट्यूब वाला जो देख रहा होगा उसको नोट्स में, मैंने पहले ही पढ़ा रखा, तुम्हें पढ़ा रखा नहीं पढ़ा रखा, उनकी लोकेशन कौन कौन सा कहां से, कई बार पेपर में। पहला कौन सा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, कहां पड़ा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में। आप कहां गए थे, 2 महीने पहले वहीं घूम गया रहा मैं, सही बात है, पूरा का पूरा जैसे विजिट कर गया पूरे को पूरे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को, सारे में घूम गया, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। यस और नो, चलो इतनी बात बताओ, और क्या खास बात हो उसकी। एक तो बीच का कोर जोन हो, उसका कोर जोन, कोरक क्षेत्र हो। दूसरे नंबर पर बफर जोन, बफर जोन की क्या खास बात हो, यहां अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियां हो। अनुसंधान का मतलब रिसर्च करनी है ना वैज्ञानिकों को, वो कोरक क्षेत्र में जाने का, साइंटिस्ट को भी कोरक क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं है। कितना भी बड़ा साइंटिस्ट है, बफर जोन में जा, जितनी तो रिसर्च करनी, कहा जी मुझे ना पौधे के पर रिसर्च करनी, तो बेटा एक काम करो, पौधे के पर रिसर्च करनी है ना, बाहर रहो, कोर जोन से बाहर हो, तुम्हारे नहीं जाना अलाउड है यहाँ से। तुम कौन है जी, मैं तो पीएचडी करने वाला छात्र हूं, मैं वनस्पति के ऊपर पीएचडी कर रहा हूं और यहाँ वनस्पति देखना है। अच्छा, कोर में जाना, बाहर जाओ, बफर जोन में जाओ, चलो भागो यहाँ से। शैक्षणिक गतिविधियां करनी हो, अगर अनुसंधान करना हो, रिसर्च करनी हो, ये सारा काम करने का कौन सा क्षेत्र में होगा, बफर जोन में। बफर जोन, बफर क्षेत्र। उसके बाद इस पूरे एरिया में बफर जोन में जाकर यूं समझ जाओ, कोई भी मानव अपनी बस्ती नहीं बसा सकता। ये भी सवाल पूछा हुआ है पेपर में जाकर, ये पूछेगा जो बफर जोन हो उसमें मानव अपनी बस्ती बसा सका, नहीं बसा सकता। मानव बस्ती बसाएगा पता कौन से, ट्रांजिशन जोन में। ट्रांजिशन जोन को बोले संक्रमण क्षेत्र, ये सहयोग का क्षेत्र हो। कौन सा क्षेत्र हो, सहयोग का क्षेत्र, जहां संरक्षण किसी भी चीज को अगर जीव को बचाना हो ना, इस क्षेत्र में लाकर बड़े बड़े सेंटर बनाए जा। सही बात है। कौशल ज्ञान का क्षेत्र, यो ज्ञान और कौशल का जो क्षेत्र, सारी गतिविधियां यहाँ हो जाएगा। मानव यहाँ अपनी बस्ती भी बना सकता है इस पूरे एरिया में, ट्रांजिशन जोन में। जैसा नो, याद रहेगी बात। या अब सवाल है, इस पूरे एरिया में कहीं भी, ठीक, इस पूरे एरिया में कहीं भी, इस पूरे एरिया में समझ जाओ, यो हमारा पर्यटन की अनुमति होगी बायोस्फीयर रिजर्व में, नहीं होगी। याद रखना बात, अगर पेपर में सवाल आया ना तो नहीं लगाना। अब तुम कहोगे हाँ तो बस्ती से बसा, बस्ती बाहर हो, इस पूरे एरिया में अंदर नहीं जा सकता। सही बात है, ठीक। जो रिसर्च करने वाले लोग सिर्फ यही जाएंगे, याद रखना बात है। उत्तराखंड में ऐसा कोई बायोस्फीयर रिजर्व है क्या भाई जी? हाँ है। पूरे भारत में कितने? 18 के 18 की आज लिस्ट मिलेगी इंक्लूड करके। उसमें दूसरे तीसरे नंबर का मिलेगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। और नंदा देवी चमोली के अंदर पड़ा। और नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये पता कब बनाया गया? 1988 में। एक ही पूरे उत्तराखंड के अंदर, केवल एक ही। ये खुशी की बात है, कई बार पेपर में सवाल है इसका।
और एक तो है ही हो, सबसे बड़ी खास बात यह है हो, जो यूनेस्को का इसे भारत फंडिंग हो, यहाँ जो रहने वाले जीव, यहाँ जो पौधे, यहाँ जंतु हो, उन्हें बचाने के लिए भारत फंडिंग हो, भारत पैसा मिले, सर दूध विश्व की सरकार पैसे दे, यूएन से पैसा मिले, लो भाई बचाओ, नहीं जाने। सबसे बड़ी खास बात ये 2005 में हमने यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर रखा है इसका। समझ नहीं बात यह मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, उसमें शामिल है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व नाम है इसका। ये कहाँ कहाँ फैला हुआ? 3 जिलों में फैला हुआ। एक तो देखो यहाँ चमोली में फैला हुआ, नहीं, उसके बाद दूसरे नंबर पर देखो यहाँ से पिथौरागढ़ में फैला हुआ, तीसरे नंबर पर बागेश्वर। कितने जिलों में फैला हुआ? 3। एक तो चमोली में, एक बागेश्वर में, एक पिथौरागढ़ में। कई बार पूछा पेपर में सवाल है। 2005 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। विश्व की धरोहर है हो, ये हमारी धरोहर नहीं है, पूरी विश्व की धरोहर है, हमारी पूरी विश्व की संपत्ति है, वो बचाएंगे सर। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व याद रहेगी बात है, ये मैंने तुम्हें समझाते हैं यहाँ से। ये पूरा एरिया, ये सर नो, ये 18 के 18 जो मौजूद है, मैंने तुम्हें बताई है 18 के 18 इनकी लिस्ट मिलेगी, उनकी लोकेशन याद होनी चाहिए। कई बार पेपर में पूछा 18 के 18 का नाम यूँ देखा लगा तुम, तो पूछेगा सबसे पहला कौन सा, सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था, उसका नाम क्या है? तो सबसे पहले वाले का नाम क्या है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल कितने? 18। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया था? 1986 में। इसका सन भी याद रखना, पहले याद रखोगे। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पड़ा? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। कहाँ गए थे आप तो महीने पहले? वहीं धक्के खा रहे थे आप। सही बात है। तो मैंने वहाँ वीडियो बनाया इन्वायरमेंट का, अगर तुम वहाँ का दिखाओ ना, अभी वीडियो दिखाता हूँ, तो वहाँ का इन्वायरमेंट का कितने क्षेत्र के, तो वहाँ के इन्वायरमेंट को बचा, फिर बाद में दिखाऊंगा, इस वाले फोन में आऊँगा। ठीक है, मैंने वहाँ वीडियो बना रखा, ऐसा करके देखो, वहाँ बोर्ड लगे हुए, बोर्ड बहुत भयंकर तरीके से वहाँ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। उत्तराखंड वालों को वहाँ सीखना चाहिए। इसी बात को मैंने बोल के बताया वहाँ से। तुम्हें भेजा मैंने ग्रुप में वीडियो, आज दिखाता हूँ, आज भेजता हूँ तुम्हारे वाले ग्रुप में भेजा मैंने। बात समझ में आई है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब मैं मेघालय जाने वाला हूँ घूमने, गारो खासी जयंती की पहाड़ी पर जाऊँगा। चले, इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया? इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 2005 में। अच्छा, कितने जिलों में फैला हुआ है? चमोली के अंदर, बागेश्वर के अंदर और पिथौरागढ़ के अंदर। ये सर नो? ओके, एक काम करते हैं, इन्वायरमेंट की जब बात कर ही रहे, आप ये भी बता दो, इस तो और कैसे सवाल पूछे जा सके, और ये सवाल पूछे जा सके, थोड़ी टाइगर की बात कर ले। टाइगर संवेदनशील मुद्दा, मोदी जी को टाइगर तो बहुत प्यार है, सही बात है, तो बहुत जो नेता को प्यार होगा तो सवाल तो पूछेगा। आओ, ठीक, एक सवाल ये भी पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना अच्छा तरीके से। यहाँ तीनों चीज़ मैंने पढ़ाई थी, तीनों तुम्हारी खत्म कर दी है। मैंने कहा था मैं 3 चीज़ पढ़ाऊंगा, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, और तीसरे नंबर पर खत्म, एक ही है बायोस्फीयर रिजर्व। ये सर नो? कितने पढ़ने? 18 के 18 पढ़ने तुम, और 18 के 18 का जो लिस्ट बनाकर पूरा का पूरा शामिल करके भेज देंगे, नोट्स में ऐड करके भेज देंगे। जिसे बच्चा पढ़ना होगा पढ़ लेंगे, वहाँ से खास खास बात सारा भेजना, पूरा का पूरा नोट्स ऐड करके भेज देंगे। चलो। अच्छा गुरुजी एक बात बताओ, हाँ जी जरा एक बात बताओ, और भी सवाल पूछे जा सकेगा? हाँ, हमने कुछ और भी करा उत्तराखंड के अंदर। हाँ, और भी करा हमने मर्ग को लेकर बहुत काम करा, हिरण को लेकर बहुत काम करा। किसे लेकर? हिरण को लेकर बहुत काम कर दिया हमने। हेडिंग बनाओ कॉपी में, हेडिंग बनाओ जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी। तुम लिखो, कुछ हेडिंग बनाओ, कुछ वन्य जीवों के लिए विशेष प्रबंधन। कुछ ऐसे जीव वन में रहने वाले, उनके लिए विशेष प्रबंधन करा हमने। कुछ वन्य जीवों के लिए विशेष प्रबंधन। देखो भाई, इनका प्रबंधन कैसे करा हमने, इनका मैनेजमेंट कैसे करा, क्या करा इनके लिए। सवाल पूछा जाएगा, केदारनाथ वन्य जीव विहार ये कब बनाया, पहले बताओ हमने। केदार लिखो, केदार वन्य जीव विहार लिखो। वैसे केदारनाथ लिख दो जाए, केदारनाथ वन्य जीव विहार, केदारनाथ वन्य जीव विहार कब बनाया हमने? 1972 में। दूसरे नंबर पर बताओ फटाफट देते स्पीड से। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। केदार वन्य जीव विहार के बाद हमारे पास 1977 में हमने मेहरूडी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र बनाया। 1977 में लिखो, 1977 में मेहरूडी, कहाँ पड़ा? पिथौरागढ़ में। मेहरूडी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, यहाँ कस्तूरी जो हिरण है ना उसके बारे में रिसर्च होगी। यहाँ से 77 की डेट याद रखना बिल्कुल। यहाँ अनुसंधान केंद्र
अनुसंधान केंद्र बनाया। चलो कितने होंगे, 2 के 3 पॉइंट, 2-3 पॉइंट हो गए ना। तीसरा पॉइंट 1982 में लिखो। 1982 में क्रम वाइज आगे बढ़ेंगे। 1982 में कस्तूरी मर्ग कांचूला खर्क में चमोली में 1982 में चमोली में, ये पूछा हुआ पेपर में सवाल, इस पे स्टार लगा देता हूँ। चमोली में कांचूला खर्क में एक कस्तूरी मर्ग प्रजनन संरक्षण केंद्र बनाया। एक कस्तूरी मर्ग प्रजनन संरक्षण केंद्र बनाया। देखो हिरण को कैसे बनाया जा रहा है, ये पूछेगा कस्तूरी मर्ग प्रजनन संरक्षण केंद्र कहाँ से। पहला आंसर चमोली में। कब बनाया, 1982 के अंदर। कांचूला खर्क भी पूछा जा सकता, कांचूला खर्क वहाँ का लोकल स्थान है। यस और नो। अच्छा, जब इतना बता ही दिया, और बताओ चौथे नंबर पर देखो। चौथे नंबर पर हमने हिरणों को बचाने के लिए ना अस्कोट वन्य जीव विहार बनाया। क्या बनाया, लिखो उसका भी, ये भी लिख दो फटाफट, रिवीजन हो जाएगा। लिख दो 1986 में कस्तूरी मर्ग को विशेष संरक्षण देने के लिए 1986 में कस्तूरी मर्ग को विशेष संरक्षण देने के लिए, संरक्षण मतलब बचाना, देने के लिए क्या बनाया, अस्कोट वन्य जीव विहार। अस्कोट वन्य जीव विहार बनाया। अब मैं सारा सुनने वाला हूं, तुमसे याद रखना बात। यह अस्कोट वन्य जीव विहार बनाया। यस और नो, कोई प्रॉब्लम? ठीक। और भी संरक्षित क्षेत्र अपना बना रखिए। एक तो गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर बनाया, उसका नाम बताने जा रहा हूं और उसका सन बताने जा रहा हूं, क्योंकि पेपर में पूछा हुआ। नाम बताने जा रहा हूं, सन बताने जा रहा हूं। गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। क्या नाम है, गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। ये बनाया 1995 में। 1995। और ये कहां से, नैनीताल में। याद रखिए बात है, गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान कहाँ से, नैनीताल में। कब बनाया, 1995 में। लिख लोगे नोट्स के अंदर, लिख लोगे ना, वीडियो तो देखोगे ही, लास्ट में जाकर यहीं से वीडियो देख लेना और आगे करके से पूरा का पूरा लिख देना। ये पहले हेडिंग बनानी, ये उसके पॉइंट वाइज रहेगा। ये कुछ खास पॉइंट बार बार पूछे हैं, सीधा वन लाइनर फैक्ट, हट एक रिवीजन करोगे, पता कैसे रिवीजन हो, जब 4-5 बार इसी चीज को अंकों के सामने से गुजर जाने हो, सब चीजें याद होनी स्टार्ट हो जाए। जब 5-6 बार यही चीजें अंकों के सामने से गुजर जा, रिवीजन नहीं करता बच्चा, पढ़ तो बहुत लेगा, रिवीजन नहीं करता। समझ गए? इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं है कोने दिक्कत छो। ठीक। राज्य के कुछ जंतु ऐसे जो समाप्त हो लिए, जिनका अंतिम टाइम आ लिया। एक सवाल ऐसे भी पूछा जा सका, निम्नलिखित में से वह कौन सा जंतु है जो विलुप्त हो चुका, विलुप्ति की कगार पर। जब IUCN पढ़ा ना, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसका रेड डेटा बुक पढ़ा, और रेड डेटा बुक में वहाँ बहुत सारी लिस्ट पढ़ा, उसमें पढ़ा कौन सी चीज़ें जो प्रजाति एक्सटेंट हो चुकी है, एक्सटेंट विलुप्त होने की कगार पर, समाप्त होती चली जा रही। तो उनके कुछ जीवों के नाम मिले यहाँ से। उत्तराखंड के अंदर कुछ ऐसे जीव, ऐसी प्रजातियाँ जो समाप्ति की कगार पर, उनके नाम याद करवाने जा रहा हूँ। जब तुम वीडियो देखोगे उसमें देखकर अपने नोट्स में मेंशन करना। और उसके बाद आज क्या करना, उसके बाद जाकर उत्तराखंड वाले इस चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन लगाना। और 100 क्वेश्चन लगाते ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर क्वेश्चन नहीं लगाए तो सारा चैप्टर अधूरा, सब चैप्टर अधूरा, याद रखना बात। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बतागा तुम, ओहो यार ये तो कुछ और। नोट्स सामने रख कर उसके बाद क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो, फिर बताना क्या कमाल का खेल खेल रहे हो तुम जाकर। यस और नो? जिस तरह मैंने समझाया ना, इसी तरह समझाना मुश्किल है। यूट्यूब पर सर्च करोगे है ही नहीं वीडियो, उन्हें पहले पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ, जब जाकर मैं आगे जाकर पढ़ाना। समझ में आएगी बात है। ये छोटे छोटे फैक्टर देख लो, कौन कौन सा। एक माउंट क्वेल, सर्च करके देखना कौन सा जीव है, किस टाइप का जीव है। एक सफ़ेद मीठे वाले गिद्ध, सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध, सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध। एक दाढ़ी वाले गिद्ध भी हो, लेकिन सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध हैं।
एक बारासिंगा, मैंने तो पहले पढ़ा रखा है, जब मैंने तुम्हें इन्वायरमेंट पढ़ाया था ना भारत का, तो उसमें वहाँ मैंने तुम्हें समझाया था बारासिंगा गायब हो लिया, समाप्ति का गार पायो। अगर ये चला गया ना तो हमारी पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचने वाला। एक तो बारासिंगा गया और उसके बाद पता कौन सा, भूरे भालू, ये नहीं हमने मिलने गए, ये गए हैं, जा रहे हैं यार, ये हिम्मत है तो क्यों गए हैं? तुमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, तुमने हमारी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया, गए गायब है। लेकिन इन मेंस की नाइन निकाल दी, तो मेंस का लिखोगे ना बैठ कर राम, तो ये कौन कौन से जीव जो गए हैं? एक तो भूरा भालू होगा, बारासिंगा होगा, यो भी गया, और कौन सा उसके बाद माउंट कवेल, इसे छोड़ दिया अगर ये याद रहेगा, माउंट कवेल, भूरे भालू, एक उदबिलाऊ, ये सारे जानवर ऐसे जो समाप्त हो रहे हैं। उदबिलाऊ कहीं नहीं दिखना, दिखा तुम ना, बिलाऊ बिल्ली का पति दिखा तुम, नहीं दिखता बिल्ली का पति, समझ बात है ठीक। इतनी बात बताओ समझ। एक टाइगर वॉच योजना, टाइगर को लेकर हमने बहुत काम करा है। अभी हमने टाइगर को लेकर ना एक एनटीसीए बना रखा है, नेशनल कंजर्वेशन टाइगर अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, एक अथॉरिटी बना दी पूरी पूरी। अब किसी चीज को लेकर हम इतने सीरियस है, कब बनाई? 2005 में, पेपर में कई बार पूछा जाएगा। अगर हम एनटीसीए का, इसका निर्माण कब हुआ? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, एक प्राधिकरण बनाया, कोर्ट बना दिया पूरा का पूरा। जाओ, अगर आज के बाद कोई टाइगर को मारेगा ना, उसका केस यहाँ चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं चलने का, ना जिला कोर्ट में चलने का, यहाँ चलेगा उसका केस। बताओ कितनी बड़ी बात है। 2005 में, ये भी तुम लिख देना, नेशनल एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, तीर का चिन्ह लगा लिख देना 2005, याद आएगी। सन पूछा इसका सीधा डायरेक्ट उठा, याद आएगी बात। फिर तुम और क्या लिखना नोट्स के अंदर, ये लिखना कि जो हो ना टाइगर सबसे ज्यादा कहाँ सी, उत्तराखंड का कौन से नंबर पाओ? तीसरे नंबर पाओ, दूसरे नंबर पाओ, सबसे ज्यादा पहले नंबर पर कहाँ सी? एमपी में, दूसरे नंबर पर कहाँ सी? कर्नाटक में, तीसरे पर कहाँ सी? उत्तराखंड में। ये चेक करना तुम्हारा काम है, होमवर्क है तुम्हारा। पेपर मुझे नहीं देना, तुम्हें देना पेपर। बात समझ में आई है? पता लग जाए। और उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तुम्हें क्या लिखना, सुनो ध्यान लगाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर हमने कब चलाया? प्रोजेक्ट टाइगर कब चला? 1973 में। यह बात मैंने कल ही बताई थी, तुम आज फिर बता रहा हूँ। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, क्यों? टाइगर को बचाने के लिए। ये सर नो। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत कब हुई? टाइगर वॉच योजना, देखिए ये भी लिख लो, हटा दो सर। टाइगर वॉच योजना इसमें लिखो 5वें नंबर पर, टाइगर वॉच योजना, टाइगर प्रोजेक्ट लिखो, प्रोजेक्ट टाइगर पहले लिखो, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब? 1973। अच्छा, 6ठे नंबर पर जाओ और बताओ। उसके बाद हमारे पास टाइगर वॉच योजना, टाइगर वॉच योजना, इसका लिखो टाइगर वॉच योजना 1991-92, 1991-92, ये आगा पेपर में 7वें नंबर पर। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत 1970, कस्तूरी मृग परियोजना, योजना चला रहे, इसका मतलब 1970। 7वें नंबर पर जाओ, 7वें नंबर पर। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972, याद करवा दिया मैंने, इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया एक चीज और है, ये भी पूछा जा सके, ये समझ लो, हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मैंने जब तुम्हें इन्वायरमेंट पढ़ाया था ना, वहां तुम्हें हाथी प्रोजेक्ट पूरा का पूरा पढ़ाया था। हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1992 में, और हाथी जनगणना पर लास्ट बार पता कब हुई थी? 2017 में हुई थी हाथी की जनगणना। उसके बाद हाथी की जनगणना नहीं बिल्कुल भी, लिख दो इसे भी, हाथी परियोजना, लिख दो इसे भी, हाथी परियोजना की शुरुआत 1992, हाथी परियोजना की शुरुआत 1992। गिद्ध प्रोजेक्ट की शुरुआत, गिद्ध प्रोजेक्ट, गिद्धों को बचाया जा रहा है। गिद्ध प्रोजेक्ट की 2005 देखो, गिद्ध प्रोजेक्ट की शुरुआत 2005 6 5 होना चाहिए, 6। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006, इसे भी लिखो। हिम तेंदुआ परियोजना 2009, हिम तेंदुआ परियोजना 2009। सही यहां तक? कल ही चैप्टर पूरा याद होना चाहिए तुम्हारा, याद होना चाहिए, कुछ भी सुन सकते हो उसमें, सारे फैक्ट जितने भी इसके अंदर फैक्ट मौजूद है। नहीं तो गए तुम, फैक्ट बढ़ा दूंगा, याद रखना बात ये सुन लो। अब क्या करना, ये चैप्टर मेरी तरफ तो हुआ खत्म। अब तुम्हारी तरफ एक यहाँ आसन वेटलैंड पढ़ो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात आई। आसन वेटलैंड कहाँ पढ़ा? देहरादून के अंदर 2020 में बनाया हमने। वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि, रामसर साइट जिसे बोलते हैं।
रामसर साइट का मैं अलग से क्लास ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर जोड़ कर पढ़ा दूंगा। समझ में आई बात है? रामसर साइट मैंने पिछली क्लासों में पहले बता रखा है, उत्तराखंड की क्लासों में पीछे बता रखा है मैंने, शुरू से क्लास देखोगे तो। ये हमारा क्लास हुआ पूरा का पूरा समाप्त। आज हमने क्या पढ़ लिया? आज हमने पढ़ लिया वन्य जीव अभयारण्य और कुछ खास फैक्ट जो भी देख लिए। क्या सवाल चैप्टर पूरा होगा? चैप्टर पूरा होगा? नहीं पूरा हुआ, मेरी तरफ से पूरा हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें लगाने, यूट्यूब से जाकर 3-4 वीडियो को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने, डाल के चलाए। उत्तराखंड के वन्य जीव विहार, उत्तराखंड के ऑब्जेक्टिव सवाल, उत्तराखंड के नेशनल पार्क के ऑब्जेक्टिव सवाल, उत्तराखंड के जीव मंडल क्षेत्र के ऑब्जेक्टिव सवाल, कम से कम 100-150 सवाल के आसपास लगाने। जब जाकर चैप्टर कंप्लीट हुआ, नहीं तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इसका कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। क्योंकि जो चीज़ तुम्हें काम करना, तुम्हें थोड़ा ही लिखना वहाँ जाकर, तुम्हें तो देखना क्वेश्चन कैसा आएगा। इस नोट्स को सामने रखो और सारा लिखते चले जाओ, धड़ कचरी की तरह काट दो जाकर। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ। कम से कम 3-4 वीडियो से रैंडमली जाकर क्वेश्चन उठाओ, किसी भी उठाकर जाकर, उसका पक्का हो जाएगा। एक ही नोट्स को बार बार पढ़ना पड़ा, 1000 नोट्स नहीं पढ़ने। बच्चों के पास दिक्कत पता क्या है? बच्चों के पास इतना जखेड़ा इकट्ठा हो जाए नोट का, इसका भी नोट्स ले, उसका भी नोट्स ले, इसका भी नोट्स ले, और जो एक नोट तो वो उसको पढ़ा नहीं गया, बेसिक चीज़ में भूल जा रहा हो। समझ में आई बात है? इस तरह करके मैंने चैप्टर खत्म करवाया। कल को मैं उत्तराखंड की परियोजनाएं पढ़ाऊंगा, जल विद्युत परियोजना, और कल को बताऊंगा तुम्हारे घर में बिल भी कैसा हुआ हो और उस परियोजना का कौन सी कितनी मेगावाट हो। बच्चों को मेगावाट नहीं पता, उसकी मेगावाट रटने पर लगा हुआ। क्या करेगा उसका मेगावाट का रटने में? समझ बात है? अपने घर का बिल निकाल नहीं सकता, कल को अपने घर का बिल भी निकाल दोगे, पढ़ाई भी कर लोगे तमीज से। कल को ये बता दोगे कल को कौन सी परियोजना स्टार्ट होगी, कितने मेगावाट की, क्या मतलब वो उसका, बिजली कैसे बनना, कौन सी चीज़ का यूज है उसका। तो मुझे सुनना बहुत जरूरी है, सारा काम मुझे सुनने का। जितना मुझे सुनोगे इतना नॉलेज बढ़ेगा तुम्हारा दिन प्रतिदिन। समझ नहीं बात है? हर दिन आई एम वेरी डायनेमिक पर्सन। ओके, नोट करो।